धर्मेंद्र गुप्ता जी, आप सभी से निवेदन है कि मां सरस्वती की आराधना और दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे। दीप प्रज्वलन के लिए एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, राजेश गुप्ता जी। और अब दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। यूं तो उत्तर प्रदेश का बरेली जिला प्राचीन इतिहास की धरोहर रहा है, लेकिन बॉलीवुड के एवरग्रीन सॉन्ग झुमका गिरा रे ने इस शहर को देश के कोने कोने में बैठे लोगों के बीच में बहुचर्चित बना दिया। रामगंगा तट पर बसा ये शहर रोहिलखंड के ऐतिहासिक क्षेत्र की राजधानी था। बरेली शहर ने जरी से कारीगरी और बांस फर्नीचर से लेकर के व्यापार के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ का सुरमा भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ से सुरमा लेकर के जाते हैं। बरेली को कई नामों से भी जाना जाता रहा है, जैसे अहिक्षत्र, रोहिलखंड और अब बरेली। द्वापर में पांडवों और पंचाली से शुरू होकर रोहिला सरदारों से ब्रिटिश हुकूमत तक शहर ने इतिहास के हर दौर को देखा है। ये धरा अपने दामन में गौरवशाली अतीत समेटे और सहेजे हुए है। इतना ही नहीं, बरेली प्रदेश का 8वां महानगर और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर है। ये कृषि उत्पादों का व्यापारिक केंद्र है और यहाँ कई उद्योग चीनी प्रसंस्करण, कपास औटने और गांठ बनाने आदि में भी शामिल माने जाते रहे हैं। लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए भी ये शहर खासा प्रसिद्ध है। और आज बरेली अधिवेशन में हम बरेली को जरा और करीब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कई नामी चेहरे और खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब बिना देर किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, जो कि सीधे जनता के सरोकार से जुड़ी हुई है, चाहे बात विकास की हो, स्वास्थ्य की हो, व्यापार जगत की हो, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज हम विस्तार से अपने मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले अपने सत्र से शुरू करेंगे। और सबसे पहले सत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर इंडिया न्यूज के संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी और हमारे मुख्य अतिथि नंद गोपाल नंदी जी, जो कि यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू अरविंद सर। नमस्कार नंदी जी, प्लीज सर, माइक आपके पास है,
कल मैं नंदी जी का बड़ा जोशीला भाषण सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उसमें नंदी जी ने जो है मंच संभाल रखा था और 3 मिनट में इन्होंने इतना सारगर्भित अपनी बात कह दी, मुझे लगा कि यह कमाल है। नंदी सर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको एक तरीके से मैं कहता हूं कि दी गई है, मतलब हर व्यक्ति को हवाई जहाज में बिठा के और उसको घर तक पहुंचाना। मैं आपसे, मेरा पहला सवाल यही है कि एविएशन में उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने क्या क्या काम करना है और कौन सा ऐसा सपना बाकी है जो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव के पहले देने जा रहे हैं? हेलो, देखिए, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिनकी चाहत और हर वक्त जो समर्पित हैं कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। रहा एविएशन डिपार्टमेंट की बात, 2017 में इस प्रदेश डोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई और इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मुझे मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ तक कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में जब भी वो कार्य करते हैं तो इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके उनकी योजनाएं बनती हैं और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी किसी तरह की क्षति ना हो, इसके लिए उड़ान योजना लागू की गई। उस उड़ान योजना में जो लॉसेज हैं उसको पे करने के लिए 80% भारत सरकार और 20% स्टेट गवर्नमेंट उसकी प्रतिपूर्ति करके एयरलाइंस कंपनियों को भी आकर्षित करती है कि हम हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से और देश के और बड़े शहरों से जोड़ें और बड़ी बड़ी जो भी एयरलाइंस हैं वो आएँ। और मुझे बताते हुए आज गर्व है और बड़ी खुशी है, जब 2017 में हमारी सरकार आई थी उस वक्त केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। कहने को तो 4 कह सकते हैं। गोरखपुर कभी चलती थी कभी कैंसिल होती थी, प्रयागराज कभी चलती थी कभी कैंसिल होती थी, कभी आगरा चली और कभी कैंसिल हुई, लेकिन 2 ही स्मूथ चल रही थी, एक लखनऊ एक बनारस। एक लखनऊ का हवाई अड्डा, एक बनारस। और आज इन 4 सालों में हमने काम किया। उत्तर प्रदेश में आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 2 से 9। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने से पहले केवल 24 जगह कनेक्टिविटी थी, आज 80 जगह कनेक्टिविटी है। 80 जगह उत्तर प्रदेश से उड़ान 80 जगह उड़ान से जोड़ा गया है। 9 हमारे संचालित हैं इस वक्त, 5 हमारे 99 और 95% बन गए हैं, 3 पर भी हम लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। तो 9, 8, 17 जी, 4 और झांसी, ललितपुर, इस तरह से 4 और हैं, तो 17 और 4 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। जल्द ही ये सौभाग्य प्राप्त होगा उत्तर प्रदेश में 21 जगह से हवाई जहाज की यात्रा हो और हवाई कनेक्टिविटी में। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में 21 जगहों से कोई भी यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 21 जगह। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं
कि देश का पहला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश जहां से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगर देश प्लीज का पहला जोरदार राज्य ताली होने का बजाइए। सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे एक चीज इसमें और भी जानना चाहता हूं कि कल मैं देख रहा था, ये कहा जा रहा था कि भाई ये जो जेवर एयरपोर्ट है एशिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और तकरीबन 1 लाख लोगों को जो है आप लोग रोजगार देंगे। अगर 21 एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित होना शुरू हो जाएगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्योंकि जिस समय कोरोना काल चल रहा था बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन लिए गए। तो जरा इस पे भी प्रकाश अगर डाल सकें आप कि 21 एयरपोर्ट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश को 1 लाख तो आप जेवर में दे रहे हैं, अगर हम और बाकी सारे को जोड़ दें तो वो रोजगार की संख्या तो बहुत बड़ा एक फिगर हो जाएगा। मैं अगर समझता हम हूँ जेवर की केवल बात करें तो 1 लाख अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट 5 लाख और है। जैसे एक टिकट कोई भी खरीदता है, एक एयरलाइंस पे एक टिकट लिया जाने के लिए, तो टिकट की बुकिंग करने वाले से लेकर के फिर जब वो बोर्ड करता है तो ग्राउंड स्टाफ, फिर उसके बाद जब निकलता है तो टैक्सी, होटल, इस तरह से इनडायरेक्ट 5 गुना और होते हैं। तो 6 लाख लोग प्रभावित होंगे इससे। 21 एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, 21 एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। अभी प्रयागराज से 13 फ्लाइटें चल रही हैं, लगभग 13 या 12 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। अभी प्रयागराज तीसरा सबसे ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से यात्रा कर चुके, तो तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो गया लखनऊ बनारस के बाद। जल्द ही मुझे लगता है गोरखपुर हो जाएगा। तो मैं अपना जो आंकड़ा निकालता हूँ, समझता हूँ जी निश्चित रूप से एक एयरपोर्ट से जितनी भी फ्लाइटें चलती है उससे 5 टाइम ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जब भी कोई भी जहाज आकर के उतरता है जी तो उसमें 5 मतलब अगर डायरेक्ट 10,000 लोगों की नौकरी लगी तो 50,000 लोग इनडायरेक्ट उससे लाभान्वित होते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में जिनकी नौकरियां गई हैं ज़्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं समायोजन मिल जाएगा, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के लोग। रूप से मैं देखिए ये सब आम जनमानस बैठे हैं और आपके चैनल से सब लोग लाइव देख भी रहे हैं, लाइव चल रहा है ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भले ही मुझसे क्वेश्चन किए हैं, नहीं हम भी चाहते हैं कि और ये आप पूछिए। जनमानस जवाब देगा। हाँ हाँ देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती थी। नौकरी से जुड़ा प्रश्न है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। और लोग कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो जितना बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता है उसके ऊपर उतने ज्यादा मुकदमे हैं और उतना बड़ा वो अपराधी उतना बड़ा नेता है। जब नौकरियां निकलती थी, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे कोई भी नौकरी निकले, चाहे बाबू की हो, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉय, किसी भी तरह की नौकरियां निकलती थी तो उस नौकरी में पहले तो अपने परिवार में ही समेटने का काम होता था। परिवार से जब बाहर निकले तो अपनी जाति तक आते थे। तो जाति में भी उन्होंने 10 लाख फिक्स कर रखा था कि जो यादव है वो भी 10 लाख देगा, जो गैर यादव है वो 15 लाख और 20 लाख देगा, तब नौकरी लगेगी। ऐसी बसपा में भी जो शेड्यूल कास्ट था उसको कुछ कंसेशन था कि 7 लाख 8 लाख रुपए ले लेंगे, लेकिन जो गैर शेड्यूल तो जो इधर रिबीट दिया वो हम उधर से कवर कर लेंगे 15 लाख और 20 लाख लेकर के। अभी 5 लाख से ज्यादा 4.5 लाख पीछे तक था, लेकिन अभी और अगर हम जोड़ेंगे तो 5 लाख तक लोगों को नौकरियां मिली। और आदमी छाती ठोक के कहता है कि योग्यता के अनुसार मिली, मेरिट के अनुसार मिली और 1 पैसा हमको नहीं देना पड़ा। ये बदलाव है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। यादव के बेटे की भी नौकरी लगी, मुस्लिम के बेटे को भी नौकरी लगी, शेड्यूल कास्ट के बेटी की नौकरी लगी। पुलिस की भर्ती में भी देखेंगे तो पुलिस में भी सभी जाति धर्म मजहब के लोग उस नौकरी में आए। और कोई भी छाती ठोक के कहेगा कि 1 पैसा नहीं दिया, कहीं सिफारिश नहीं करी और हमारी नौकरी लग गई। देखिए भाई इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। देखिए जब व्यक्ति पढ़ के आता है
उसके बहुत बड़े सपने होते हैं, उसको लगता है कि उसके सपने जो है सरकार पूरा करेगी, लेकिन जब वो नौकरी मांगने जाता है, अपनी काबिलियत के बल पे इम्तहान देता है और इम्तहान देने के बाद भी अगर उससे पैसे मांगे जाएं तो सरकार से सवाल तो लाजमी है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा नंदी जी को इस बात के लिए, इस चैनल के माध्यम से, कि नौकरियों में शिकायतें नहीं मिली, कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि नहीं हमने जो है नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू में पैसा दिया हो या लिखित परीक्षा को पास करवाने के लिए हमने जो है पैसा खर्च किया हो। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है नंदी जी, आपकी एसटीएफ और एटीएस ने बहुत सारे ऐसे लोगों के गैंग्स को पकड़े हैं जो सॉल्वर गैंग जिसको कहते हैं, वो सॉल्वर गैंग के लोगों को पकड़ा गया है। इसके लिए बधाई है। ये आप लोग एक बार जरा जोरदार ताली बजाइए सरकार के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि नौकरियां बहुत मायने रखती हैं। लेकिन नंदी जी, अब मेरा एक और सवाल इसी से जुड़ा है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि आप एयरपोर्ट को जो है प्राइवेट लोगों के हाथ पे दे रहे हो, यानी आप एयरपोर्ट बेच दे रहे हो। ये इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है? कुशीनगर, बनारस और आपका लखनऊ, उसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, एक तो ये केंद्र सरकार का विषय है जी, और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी बहुत ऊर्जावान, और जिस दिन से उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन एविएशन डिपार्टमेंट को ऊपर ले जाने के लिए, उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं और बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, एक 7 साल बाद आप लोग की कौन सी बोइंग अभी शुरू कराई उन्होंने? 737 या कौन सी बोइंग की जिसपे कोई यात्रा नहीं होती थी? जी। बट मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुशीनगर कोई अभी प्राइवेट नहीं हुआ है, कहाँ इसकी चर्चा आ गई, या और इधर लखनऊ जरूर हाँ प्राइवेटाइजेशन में गया है और उसमें बिडिंग हुई है। जो बिडर आया है और पारदर्शिता के साथ बिडिंग हुई है। जो बिडर आया है ज़्यादा, हम क्या चाहते हैं, हमारे मन में क्या है? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी सेवा चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने हवाई अड्डा बना दिया, हवाई अड्डे पर जो जनमानस आ रहा है उसको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले, एग्री, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए काम करने के लिए हमने बिडिंग करी। उन्होंने कहा नहीं, हम कम पैसे में अच्छी सुविधा देंगे, जो जिन्होंने बढ़ करके जो लो आया उसको हम लोगों ने देने काम। चलिए, अब हम लोग राजनीति की बात करते हैं। आपने 2007 में केशीनाथ जी को चुनाव हराया और उसके बाद से नंद गोपाल नंदी को पूरे देश में लोग जानते हैं कि भाई व्यापारियों के एक अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने काम के प्रति जो है समर्पित हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब राजनीति का क्या उद्देश्य है? राजनीति कहाँ जा रही है आपकी? क्या सोचते हैं आप एज ए राजनेता होने के नाते? क्योंकि हर व्यक्ति जो नेता है या इस क्षेत्र में है, उसका एक विजन होता है कि भाई अब हमने यहाँ तक काम कर लिया, अब मुझे ये काम करना है। तो इलाहाबाद, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं आप। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब नंद गोपाल गुप्ता नंदी की राजनीति किस तरफ जा रही है और क्या करना चाहते हैं? मेरा पर्सनल पूछ रहे हैं मुझसे? हाँ, ऑब्वियसली। देखिए, अभी आपने कहा कि केशीनाथ जी को हराया। मैंने नहीं हराया, प्रयागराज की जनमानस ने मुझे जिताया। मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, मैं खुद चुनाव जीतने के लिए लड़ता हूँ। अब आपने उसको उस तरह से कह दिया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, व्यापारी होने के नाते, इंडस्ट्रिस्ट होने के नाते, हम जिंदगी में जितना मर्जी पैसा कमा ले, जितने मर्जी बड़े आदमी हो जाए, जितना मर्जी रुपया कमा लें, लेकिन किसी बेटी की शादी में मदद करनी हो तो 1-2 बेटी की शादी में मदद कर सकते हैं। उसमें भी देखते हैं कोई करीबी रिश्तेदार है तो मदद कर दिए, और 4 दिन या 2 महीने 4 महीने बाद कह करके दिया है पैसा कि भाई ये ले लो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, शादी में मदद कर दिए, कब वापस करोगे? उसने कहा कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद। तो फिर तू मैं होने लगती। मैं बड़ी ग्रास रूट की बात कर रहा हूँ, मतलब एक जो व्यवहारिक बात है वो कर रहा हूँ। हम कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाएं, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर नाजायज किसी दुकानदार को, किसी व्यापारी को परेशान कर रहा है तो ना हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ना सस्पेंड करा सकते हैं, ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
कोई गुंडा किसी व्यापारी को परेशान करे, इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं कि गुंडे अपराधी कहते हैं हमारा लेबर रख लो, हमारा मैनेजर रख लो, किसी न किसी रूप में परेशान करते हैं। तो उस गुंडे से हम क्यों लड़े, हम भी बिजनेस करते हैं, कल पता चला आपको छोड़ के हमारे पास आ जाए। यही सोच थी जो मुझे राजनीति की ओर ले आई। नहीं, आप तो भुक्तभोगी भी हैं। आपके ऊपर बम से हमला हुआ और मैं समझता हूं कि उसका मुकदमा तो आज भी शायद चल ही रहा है, बहुत सारे लोग जेल में भी हैं। हो सकता है समय समय पे राजनीति का सहारा लेके कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। देखिए, पर्सनल शुरू किया तो मैं वही चर्चा कर रहा था। मैं जानना चाहता हूं, देखिए राजनीति जुड़ी है तो सवाल तो होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के अपराधी, गुंडे, माफिया इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को परेशान कर रहे थे जी, मेरे पास भी आए वो पैसा मांगने के लिए कि चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा दे दो। भाई मैं अपनी गद्दी, अपनी मील पे बैठा था तो 5100 रुपये निकाल के दे दिया। अच्छा, 5100 रुपये, भाई चंदा मांगा तो 5100 दे दिए। अब 5100 दे दिए तो कहा नहीं कम है, तो हमने भाई थोड़ा करके चलो 11000 दे दिया। अच्छा, अब 11000 दे दिया तो उसने गिना और ऐसे मेरे मुंह पे फेंक दिया। अच्छा, फेंक दिया तो हमने पैसा उठाया, रख लिया। हमने कहा जाओ भाई, हम तो व्यापारी हैं, सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, गुंडा टैक्स नहीं दे सकते। ये नंदी, मेरा नाम नंदी ऐसे नहीं पड़ा, पिताजी ने नंद गोपाल गुप्ता रखा था। नंदी बैल मुझे बचपन से लोग चिढ़ाने लगे। हमने हमेशा गलत बात का विरोध किया, अड़ जाता है, गलत बात का चाहे झगड़ा किया, और ये नहीं सोचा वो कितना बड़ा है, हम उससे जीतेंगे हारेंगे। बहुत बढ़िया। प्लीज एक बार जरा ताली बजाइए भाई। नंदी 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 लोग चिढ़ाने लगे तो नंदी मैंने ब्रांड का नाम ही रख दिया। फिर हमने नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडागर्दी कितनी चरम पर थी कि एक व्यक्ति, उसके सामने पर्चा भर दिया कि चुनाव लड़ेंगे ब्लॉक प्रमुख का। उसने उस ब्लॉक में चापड़ से उसको मार दिया, पेट से आते बाहर आ गई। तो फिर किसी ने उसके खिलाफ पर्चा ही नहीं भरा। जब पर्चा नहीं भरा तो निर्विरोध चुन करके आ गया। हमारी फैक्ट्री के बाहर बहुत सारी गाड़ियों के साथ आया, बहुत फायरिंग किया उसने। फिर भी हम लोग व्यापारी लोग, हम खुद से झगड़ा नहीं करते, हम किसी पे अन्याय अत्याचार नहीं करते। मजबूरी है कि अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त भी नहीं करते। जो जिस भाषा में मानता है उसको उस भाषा में जवाब भी देना जानते हैं। यही एक छोटी सी, देखिए ये बड़ी बात नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी ने कही कि व्यापारी जो है अब जवाब देना जान गया है। अब भाजपा की सरकार है ये, है ना, और उसके पास हर तरीके का जवाब है। अब लोग समझ गए होंगे हर तरीके वाले में क्यों। तो ऐसे ही बस फिर जो इंडस्ट्रिस्ट है, मैंने कहा ना कि मैं चुनाव नहीं जीता, वहाँ के इंडस्ट्रिस्ट, वहाँ के व्यापारी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। जब मैं पहली बार होश संभाला, 18 साल का हुआ, वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए कि जल्दी से बढ़े मेरा नाम, हम वोट डालें। तो जब गए पहली बार तो कमल का फूल देख करके, वो उस समय वो राम मंदिर का चल रहा था। हम सबका सौभाग्य है कि भव्य राम मंदिर बन रहा है और उस सरकार में बन रहा है, उसमें मैं भी हिस्सा हूँ। तो जब पहला वोट डाला, या 1-1 रुपए सब लोग देंगे तो घर में जिसके जितने लोग हैं, तो हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन मिला के 6 लोग थे तो 6 रुपए दिए। तो पहला वोट जा करके बीजेपी को डाला। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। और डिपार्टमेंट भी आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का मुझे मंत्री बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं जब पहला वोट डाला तो बीजेपी को डाला। तो उसके बाद जब चुनाव लड़ने का अवसर आया तो मेरी मजबूरी थी, मैं चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन लोग कहते आप जाके सही जगह आए हैं और यहीं रहना है। तो मैं मेरे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ, जो वहाँ के व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो उनके लिए मैं लगातार काम करता रहता हूँ, चाहे बरेली हो, चाहे बलिया हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे आगरा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे गोरखपुर हो। हर जगह से लोग आते हैं। किसी को कोई गुंडा परेशान कर रहा है तो किसी को कोई नाजायज अधिकारी परेशान कर रहा है, वो सबके लिए काम करते हैं। और ये पहली सरकार है,
आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े गुंडों और माफियाओं पर इस तरह से नकेल कसना शुरू किया कि छोटे अपने आप सुधर गए या प्रदेश छोड़ करके भाग गए, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो दुनिया भी उनको छोड़ना पड़ा। ये योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में कानून का राज स्थापित किया गया है और कानून का राज। नंदी जी, सब लोग कहते हैं कि भाई राजनीति में जो है प्रतिद्वंदिता अच्छी बात है, लेकिन प्रतिद्वंदी लोग नहीं चाहते हैं। आपने तो घर ही में एक प्रतिद्वंदी कर रखा। भाभी जी जो है, मैडम जो है मेयर हैं, अब वो कहेंगे कि मैं भी तो विधायक बनना चाहूंगी, मैं भी तो सांसद बनना चाहूंगी। क्यों हैं? देखिए, हम प्रयागराज के जनमानस को बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं व्यापार से जुड़ा था, व्यापारियों ने मुझे एमएलए बनाया। फर्रुखाबाद में चुनाव था। फर्रुखाबाद में व्यापारी वोट देना नहीं चाह रहे थे हमारे कैंडिडेट को। मेरी ड्यूटी लगी वहाँ पर। मैंने दाल वाले से दाल की बात, क्योंकि नंदी ब्रांड दाल भी आती है, चावल वाले से चावल की बात, जनरल मर्चेंट वाले से जनरल मर्चेंट की बात, कोल्ड स्टोरेज वाले से आलू की बात, सीमेंट वाले से सीमेंट की बात। जब सभी लोगों से बातचीत किया, सभी लोगों के साथ काम किया, और सभी लोगों के साथ जब काम किया और काम करने का नतीजा ये रहा कि सारे व्यापारी, क्योंकि एक एक जो व्यापारी है दुकान पर, अगर वो किराने की दुकान 2 रुपए की हल्दी, 1 रुपए एक पैकेट नमक और 5 रुपए का जीरा बेच रहा है, तो उसके यहाँ भी 100 लोग आते हैं बाजार से, गांव से। और मैं आपको कहता हूँ, कहीं पर कोई बिरादरी होती है, किसी गांव में किसी गांव में कोई बिरादरी का बाहुल्य होता है, लेकिन जहाँ गांव है वहाँ बाजार है, और बाजार है तो बनिए हैं, व्यापारी है। वो व्यापारी, उन व्यापारियों ने मेरी बात रखी और वहाँ पर हमारा प्रत्याशी विजयी हुआ, और मुझे पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, स्टाम्प, कोर्ट फी और होम्योपैथिक चिकित्सा। आप देख लीजिए कि इन्होंने व्यापार को राजनीति से ऐसा जोड़ दिया, बड़े डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया। नमक, तेल, हल्दी और आटा में आपने ब्रांड जोड़ने के साथ साथ लोगों को भी आपस में जोड़ दिया है, और उसको वोट में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, वो उनकी और मेरे सवाल को भी आपने एकदम चेंज कर दिया। उनके बदौलत ही मैं आपके मंच पे बैठा हूं। नहीं तो शायद मुझे कौन यहाँ पर बैठा था। आपने मुझे बैठाला है, तो ये हमें प्रयागराज के व्यापारियों ने एमएलए बनाया। फर्रुखाबाद के व्यापारियों ने हमारी बात सुनी, हमारी बात मानी। समाज का होने के नाते प्रयोग को सफल किया उन्होंने। आपने जो प्रयोग किया था, समाज का होने के नाते किया। और आज बड़े दावे के साथ कहता हूं कि भगवान न करे कभी किसी तरह की कोई आफत विपत आए, किसी भी तरह की कोई आफत विपत आए और मुझे कोई फ़ोन करता है, मुझे कोई बताता है, तो मैं कोशिश करता हूं उसको पीछे ढकेल कर उसकी आफत विपत अपने ऊपर ले लूं और उसकी मदद करूं, किसी भी तरह से उनकी मदद करूं। ये मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितना काम किया है, आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, उसका सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो व्यापारी वर्ग को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि गली मोहल्ले में अगर एक किराने की दुकान बहुत अच्छी चलती है तो वहाँ भी गुंडे और माफिया की नज़र रहती है। वो मोहल्ले में दादागिरी करता है तो सोचता है कि ये दुकानदार, ये महाजन है ना, अभी होता है ये कि हमें देख ले। अगर गुंडागर्दी करेगा तो नंदी जी बाबा तो देख ही रहे, नंदी जी आ जाएंगे हैं? हाँ, ये मामला हो गया। ये कि भाई हम वहां तक बात पहुंच जाएगी, और पहुंच जाएगी तो कार्रवाई जरूर होगी। आप देखिए कि एसएसपी जी उसी जिले का कप्तान होता है। पूरी पुलिस उसके इशारे पर चलती है, नाचती है, दौड़ती है, और उस कप्तान के खिलाफ एफआईआर हो गया और उसकी भी 82-83 कुड़की हो रही है और उसकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। ये योगी जी की सरकार में संभव हुआ है। और योगी जी की सरकार में एक कानून का राज, कानून को हाथ में लेने वाला, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी तरह का हो, उस पर कार्रवाई हुई हो। गुंडा है तो कार्रवाई हुई, अधिकारी है तो कार्रवाई, और गुंडे के साथ मिला हुआ तो कार्रवाई हो रही है। हाँ बिल्कुल, जो भी इसमें उसका सहयोग करेगा उसके खिलाफ भी। तो मुझे ये बताइए, मैंने सवाल पूछा था मैडम से जुड़ा हुआ, आपने पूरा जोड़ दिया, दूसरा समीकरण ही दूसरा बता दिया मुझे। मैंने सवाल पूछा था कि आपने अपने घर में ही एक राइवल रखा हुआ है, भाई उनका भी तो दावा होता होगा कि मैं भी विधायक का चुनाव लड़ूंगा। उस पे बता देता हूँ। हाँ, 2007 में मैं चुनाव जीता और जनमानस ने जिताया, सबकी जमानत जब्त करके जीता, किसी एक की भी जमानत नहीं बची।
दूसरा चुनाव हुआ, परसीमन हो गया। दूसरा चुनाव हुआ, उसमें परसीमन हो गया। उस परसीमन में हमारा एरिया कट के कुछ करेली और अटाला इस तरह के एरिया जुड़ गए जो पहले अतीक अहमद से संबंधित था। फिर भी मैं पिछली बार से 25% वोट ज़्यादा पाया, 25% वोट ज़्यादा पाया, 43,000 वोट पाया, 42,626 वोट पाया। और सपा की सरकार बन रही, सपा की सरकार बन रही, टीवी मीडिया में आने लगा। और वहीं पर डीएम और एसपी आए, 2 राउंड की काउंटिंग बाकी थी, वहीं लाठीचार्ज कर दिए। जबकि पूरा शहर ये कह रहा था कि एक सीट ये नंदी वाली जीतेंगे, और मुझे 208 वोटों से हारा घोषित कर दिया गया। मैं भी अपना चला आया घर। वहीं एक पॉलिटिकल परिवार है, उसको भी 400 वोट से हारा घोषित किए थे, लेकिन उसने धरना, प्रदर्शन, मिट्टी का तेल, तमाम तरह तरह का नाटक किया, तो उसको तो फिर से रिकाउंटिंग हुई और वो जीत गया। मैं वापस चला आया। तो मार्च में चुनाव हारा था, अप्रैल में ही छोड़ दीजिए, जून में चुनाव हुआ और महिला सीट थी। तो मैं कहता हूँ जो होता है अच्छा है, भगवान की कृपा होती है और भगवान अच्छा करता है, और हम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ ईमानदारी से रहते हैं। अगर ये घटना ना हुई होती तो अभिलाषा गुप्ता जैसा मेयर ना पैदा होता। जब हम 208 वोट से चुनाव हार गए, उसके 2 महीने बाद मेयर का चुनाव हुआ जी। और पूरे उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव हुआ। वहाँ हम निर्दल चुनाव लड़े जी। और निर्दल चुनाव जब लड़े तो आज प्रयागराज नाम है, उस समय इलाहाबाद नाम था। इलाहाबाद में 80 वार्ड थे, 80 के 80 वार्ड में हम जीत गए। 80 के 80 वार्ड में हम जीत गए। और 12, आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव 12 लाख वोटर है, वो वोट करते हैं। तो 80 में 80 वार्ड जीत गए। लेकिन जब हम उनको लेकर के निकले चुनाव में, तो जब थोड़ा सा गांव को वो एरिया था, वहां कहते थे नंदी की औरत है, नंदी की औरत। मुस्लिम एरिया में गए तो कहे नंदी की बीवी है, नंदी की बीवी। सिविल लाइंस में गए तो नंदी की वाइफ है। लेकिन आज उन्होंने अपना काम करके देखिए, पीछे कुंभ हुआ था 2012 में, 2019 में भी कुंभ हुआ। उन्होंने अपने आप को साबित किया है। आज लोग बोलते हैं मेयर साहब हैं और अभिलाषा गुप्ता नंदी हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बड़ी मदद होती है। मैं आज आपके यहाँ पर हूँ। आज सोचिए लगन का कितना वो है, शादियों में इतनी जगह जाना है तो वो पहुँच जाती है, तो मेरा काम हो जाता है। अपना काम बांट दिया उसी में, फायदा आप उठा रहे हैं, सकते हैं। फायदा जो उठा रहे हैं। हिंदुस्तान में मान्यता है जी। अर्धांगिनी और पत्नी, तो वो पूरा जिम्मेदारी से नहीं, अब हम लोग पूछेंगे उनसे, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रुहेलखंड में आप इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? मैं देख रहा था बहुत सारी कुछ चुनौतियों को आपने पार पाने की कोशिश की, खासतौर पे बहुत सारे फैक्ट्री मालिक, फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन अब बहुत सारी शुरू हो गई हैं। आप समय समय पे यहाँ बरेली आते रहते हैं, यहाँ से जो जहाज है उड़ने का काम वो भी शुरू हो गया है। क्या स्थिति है आपके रुहेलखंड में? भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत जाएगी? देखिए, आपका ये बहुत सम्मानित मंच है। मंच पर और लाइव भी चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं जी। और बड़ी संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्रीज बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, जो व्यापारियों के जीन्स में हैं, उनके खून में है, ब्लड में है। ये व्यापारी हैं, इनके बेटे अभी 4वीं या 5वीं में पढ़ रहे हैं, या 8वीं 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं। उनसे पूछिए 8 वाला साबुन 8 कितने का हो, तो बोलेगा 8 8 64, 9 वाला 8 तो बोले 72, 6 वाला 8 बोलेगा 48। कोई कट बैठी भी पूछे कि 3 रुपये 80 पैसे किलो है, 5 किलो बताओ, तो कहता 3 5 15, 8 5 40, 19। लेकिन कोई MBA कर करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से करके आया हो, चाहे शिकागो से, चाहे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, तो वो कहेगा 3 पॉइंट, पहले कैलकुलेटर ढूंढेगा मोबाइल से, फिर 3.80 = 5, फिर बताएगा 19। हमारा बोलता है 3 5 15, 8 5 40, 6 किलो कितना हुआ, 3 6 18, 8 6 48, 22 80। तो इतना जबरदस्त कैलकुलेशन है आपका। और है कि नहीं भाई, मैं गलत तो बोल रहा हूँ क्या? बताइए भाई, कैलकुलेशन है तो ताली तो बजनी चाहिए।
जब इतना जबरदस्त कैलकुलेशन है तो जो जिन्ना की बात कर रहा है उसकी सरकार बन जाएगी। जो आज जिन्ना मतलब पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। पिताजी की गद्दी पाकर के अपनी मेहनत से कुछ पाए होते तो उनको पता होता, और पिताजी ने उनको गद्दी पे बैठाल दिया तो पूरा 5 साल वीडियो गेम और मोबाइल खेलते खेलते बिता दिए। ट्विटर फेसबुक के अलावा कुछ उनको पता है जमीन पे कैसे संघर्ष होता है। आज वो जिन्ना को महान नेता बताते हैं। अगर वो जिन्ना को महान नेता बताते हैं तो देश का नागरिक जिन्ना के नाम पर उनको वोट दे देगा क्या? वोट कैसे बढ़ जाए, कैसे वोट बढ़े, कैसे बिरादरी इकट्ठा हो, केवल ये 2 लोगों को लेकर के यादव और मुस्लिम को लेकर सरकार बन जाएगी क्या? हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहा तो यादव समाज के बेटे को, भूपेंद्र यादव जी को देश की भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके, महत्वपूर्ण मंत्री बना करके दर्जा देने का काम किया है। तो यहाँ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मायावती जी केवल पैसे पे अभी कोई बीडीसी का चुनाव हो, सभासद का चुनाव हो, उस पर भी 2 लाख रुपए चाहिए। उस बेचारे के पास 10,000 है कि नहीं, चुनाव कैसे लड़ेगा 20 आदमी से चंदा लेके, लेकिन उससे भी 1 लाख रुपए मांग रही। तो उनकी सरकार बन जाएगी क्या? मायावती जी की बन जाएगी, सपा की बन जाएगी, बसपा की बन जाएगी, कांग्रेस की बन जाएगी। आप में बताओ भाई, आप लोग का कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा है कहीं से ऐसा लगता है बन जाएगी? तो जब नहीं बनेगी तो आप सोचिए कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है रघुकुल रीति, जहां के है राम रमैया, जिस धरती पर जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा ने बार बार लूटा है, बार बार दंगे की आग में झोंकने का काम किया है। 5 साल में योगी जी ने इतने सारे काम किए हैं, हम गिनाने लगेंगे तो आपको 3-4 दिन ये चला। एक सवाल मैं पूछ के सत्र खत्म करूंगा। मैं सहारनपुर का एक वार्ड का सर्वे आपको बताता हूं। हमने वहां पे एक सर्वे कराया जिसमें ये जानने की कोशिश की, एक मुस्लिम बस्ती में सर्वे कराया, उसमें ये जानने की हमने कोशिश की कि जो मुस्लिम भाई या बहन है वहां पे आपकी सरकार ने बिजली दिया है, उनको सड़क दी है, उनकी बेटियों की शादी कराई है। लेकिन जब हम बूथ पे जाते हैं तो वो आपको वोट में कन्वर्ट तो नहीं होता है। प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये जो विश्वास है भाई, सरकार तो अपना काम कर रही है, ये विश्वास क्यों नहीं कायम हो पा रहा है? क्या गैप है इसमें? क्या भाई देखिए, 3 तलाक का इतना बड़ा जो कानून बनाने का काम किया, बहुत सारी बहन बेटियां होंगी हमें आपको सुन रही होंगी, मैं समझता हूं कि उनकी इतनी सारी दुआएं होंगी, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ये जो विश्वास है ये क्यों नहीं कायम हो पा रहा है, क्यों नहीं ये बहाल हो पा रहा है? देखिए, आग में घी डालने का काम यही तमाम नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे भाषण दे करके, ऐसी बातें करके इस तरह से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं जी। लेकिन आज मुस्लिम समाज के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस सरकार में सुरक्षित हैं। मैं 2%, 5%, 1% की बात नहीं करता जो गुंडे, बनवासी और माफिया हैं। गुंडों का समूल नाश करना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है। आतंकियों का समूल नाश करना है, ये प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया और करके दिखाया है। मैं कह रहा हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम मंदिर का निर्माण हमने कर दिया, राम मंदिर का भव्य मंदिर बन रहा है, धारा 370-35 से समाप्त हुआ। जो भी हमारे घोषणा पत्र में था, जो हमारे वादे थे, ये सब कुछ करके हमने दिखाया है। आप बात करते हैं, मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हूँ। जी, अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ मैं। जी। मुस्लिम हज वक्फ का मंत्री हूँ मैं। आप सोचिए, ये सवाल भी मैंने इसीलिए आपसे पूछा। आप सोचिए, यूनानी मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से। रामपुर में 110 करोड़ रुपए लगा करके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से वो मंडप बन रहा है। हाँ, सद्भाव मंडप बन रहा है। जी। आज मुस्लिम समाज की बेटी को पढ़ना है, अभी हमने लोन दिया है जो 15 साल से सपा बसपा की सरकारों ने बंद कर रखा था, दिया ही नहीं। मुस्लिम समाज का नेता मंत्री बन गया अल्पसंख्यक कल्याण का, वो सोचता है हमें क्या करना, वोट तो हमारा ही है, अगर ये पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे तो हमको वोट नहीं देंगे, हमारी बात पे नहीं चलेंगे।
लेकिन आज मैं समझता हूँ हमने मदरसे की जो धार्मिक पढ़ाई है उसके साथ साथ एनसीईआरटी की भी किताबें दी हैं कि वो विज्ञान भी पढ़े, गणित भी पढ़े और सारी भाषाओं का ज्ञान रखे, ताकि उनका बेटा केवल आलमारी पीटने वाला मैकेनिक न रहे, वो स्कूटर की पंचर बनाने वाला मैकेनिक न रहे, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े। उनके लिए भी हमने काम किया है। 3 तलाक में कितनी बहनें, जी जी, कोई का भाई रहता था, पीड़ित रहता था, वो बेचारा कहता था हमारी बहन की अभी शादी हुई, छोड़ दिया, अभी शादी हुई। कितने सारे मुस्लिम देशों में ये प्रथा कब से बंद थी, कब से था, लेकिन भारत में नहीं लागू हो रहा था। किसकी सरकार थी? ये लोग कभी चाहे ही नहीं कि ये समाज आगे बढ़े। इन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इन लोगों ने इनको ढकेले रखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हम मुस्लिम समाज के बच्चों को लोन दे रहे हैं, बिना किसी प्रॉपर्टी का लोन दे रहे हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए तक लोन दे रहे हैं। ये व्यवस्था पहले भी थी, सपा ने नहीं दिया, बसपा ने नहीं दिया, क्योंकि आजम खां मंत्री थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री थे। उनको कहते थे क्या करना है इनको नोट दे करके या लोन दे करके, क्यों हम इनको पढ़ाए लिखाएं, क्यों इनको आगे बढ़ाएं। आज हमने ब्यूटी पार्लर खोलने वाली बिटिया को भी लोन दिया है। आज हमने कोई डॉक्टर बन रहा है उसको भी लोन दिया है, पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है उसको भी दिया है। अल्पसंख्यकों के लिए भी हमने बड़ी संख्या में काम किया है। निश्चित रूप से वो बहनें जिनको इससे बहुत आत्मसम्मान की उनकी रक्षा हुई है, फायदा मिला है, वो सारी बहनें वोट भी देंगी। और अगर उनकी कहीं परेशानी या वो रहा तो विरोध में जाकर के वोट नहीं देंगे, भले ही वोट न डालें। उनका विश्वास हम पर बढ़ रहा है और विश्वास जरूर बना रहेगा, और आगे हम विश्वास जीतने का लगातार प्रयास करते रहें। देखिए भाई, नंदी जी की बातें आप सुनिए, देखिए इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा है। नंदी जी ने ग्रहों को तो सारा अपने बस में किया ही हुआ है। देखिए कोई अंगूठी ऐसी बची नहीं है जो इन्होंने पहन न रखी हो, है ना। तो सारे ग्रह तो है ही हैं, मैडम बस में है ही हैं, वोटर बस में है ही हैं, तो सरकार किसकी बनेगी? ऑब्वियसली नंदी जी की बनेगी। तो एक जोरदार जरा ताली बजाइए। और मैं समझता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी शानदार चर्चा हुई। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे, जिससे कि हम लोग भी जरा ग्रहों के समीकरण को समझ सकें। थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट से रुकेंगे आप जरा सा। तो चलिए, कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सम्मानित हो जाए। आशीष हमारे साथी सहयोगी, जरा लिस्ट दे दें। अतुल है प्लीज। तो पहले सत्र की समाप्ति करेंगे, लेकिन मैं आग्रह कर रही हूं हमारे मुख्य अतिथि नंद गोपाल नंदी जी से कि वो मंच पर बने रहें, क्योंकि सबसे पहले हम सम्मान समारोह की शुरुआत अपने मुख्य अतिथि को सम्मानित करके करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी अपने संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी से कि वो मोमेंटो दे करके हमारे मुख्य अतिथि जी तो हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी मोमेंटो देकर के मुख्य अतिथि नंद गोपाल नंदी जी को सम्मानित कर रहे हैं। तालियां थमनी नहीं चाहिए। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी बरेली के मेयर उमेश गौतम जी को, और उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि नंद गोपाल नंदी जी। और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आशीष जी को। आशीष जी कृपया मंच पर आ जाएं। तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, आप सभी से दरख्वास्त है। और अब आगे बढ़ेंगे और फिलहाल मंच पर आमंत्रित करेंगे डॉक्टर अमित राठौड़ को, जो कि गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। तो उन्हें स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जा रहा है। लगता है वो हमारे बीच फिलहाल मौजूद नहीं। अच्छा, मंच पर आ चुके हैं डॉक्टर अमित जी। और अगले नाम का रुख कर लेते हैं, डॉक्टर आकांक्षा राठौड़ जी।
ये कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने कोरोना के समय में आम जनता की सेवा की है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर डॉक्टर अरुण इकबाल जी को, जो कि मेडिसिन में एमडी हैं और साथ ही मेडविन पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में एमडी हैं। और इसके साथ अब और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर वृंदा जौहरी जी आपको आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। मेधांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इन्हें एक्सीलेंस इन पल्मोलॉजी में सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है स्क्विरल नट्स, जिनको ड्राई फ्रूट्स भी साथ में हमारे दिए जा रहे हैं। तालियों की आवाज आप लोगों की सुनाई नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अंकुर गर्ग जी आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मंच पर पहुंचे। सीनियर न्यूरो फिजिशियन हैं ये और न्यूरो ब्लूम ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक चलाते हैं, तो इन्हें सम्मानित किया जा रहा है एक्सीलेंस इन न्यूरोलॉजी में। और अब आगे बढ़ते हुए श्री राजेश गुप्ता जी आपको भी आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। कंपीटेंट ग्रुप संभालते हैं, एक्सीलेंस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप लोगों की तालियों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बुला लेते हैं मंच पर श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी को, जो कि डीजी इंफ्रा के चेयरमैन हैं। तो एक्सीलेंस इन इंफ्रा से सम्मानित किया जाएगा इन्हें। जोरदार तालियां श्री धर्मेंद्र जी के लिए। और अब श्री भावेश अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि नंदी बिल्डवेल के एमडी हैं। इन्हें एक्सीलेंस इन प्रीमियम एंड कंसल्टेंसी में नवाजित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह बसु जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। स्मृति चिन्ह से उनको सम्मानित किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोगों से। और अब एक और खास नाम हमारे साथ, तो हमारे साथ मिस्टर मेहताब सिद्दीकी जी भी हैं। उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। होटल रेडिसन के एमडी हैं। तो फिलहाल जिनको आप मंच पर देख रहे हैं, होटल रेडिसन के एमडी मिस्टर मेहताब सिद्दीकी जी, और इन्हीं के होटल में फिलहाल हमारा ये आज का बरेली अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसी के साथ अब पहले सत्र का समापन कर रहे हैं। आप सभी माननीय मेहमानों का बहुत धन्यवाद मंच पर पधारने के लिए। और फिलहाल अपने अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन